हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूनसिपल इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर किस तरह से जो म्यूनसिपल इलेक्शन होता है उसकी क्या प्रोसेस है, मेनली ये हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अपने देश के अंदर टोटल 4259 क्या है अर्बन लोकल बॉडीज है, जिसमें से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 209, म्यूनसिपैलिटीज 2171 एंड टाउन पंचायत दैट इज 1879। ठीक है, इतने अर्बन लोकल बॉडीज है। देन जो इलेक्शन होता है काउंसलर का, मेनली उसके लिए जो इलिजिबल वोटर्स होते हैं वो मेनली यहाँ पे क्या करते हैं, वोट करते हैं इनके इलेक्शन के लिए। देन जो सीट होती है इसके अंदर, इस जो काउंसलर में, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर क्या किया जाता है, मेनली सीट को भी रिजर्व किया जाता है फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वीमेन एंड जो भी मतलब बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ओके, एज पर दी म्यूनसिपल एक्ट के तहत, तो उनको भी इसके अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। ठीक है, और स्टेट कुछ कुछ लोगों को नॉमिनेट भी कर सकता है जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स हो सकता है, या फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है, फिजिशियन हो सकता है, या कल्चर एक्सपर्टाइज से रिलेटेड हो सकता है। मतलब कोई भी जिससे मेनली क्या हो सके, इम्पोर्टेंस हो सके, जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे, ओके, मेनली जो अर्बन लोकल बॉडी जो भी पॉलिसी बनाएगा उसमें ये इनका जो एक्सपीरियंस है ये काम आ सके, इसके लिए ये नॉमिनेट करते हैं। तो ये हो गया मेनली इसके इलेक्शन से रिलेटेड कि टोटल कितने म्यूनसिपल बॉडीज है। देन इसके अंदर जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर दैट इसके अंदर एक्स ऑफिसियो के मेंबर रहते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए दोनों, ओके, दैट इज लोकसभा और राज्यसभा के, और लेजिस्लेटिव जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के। ठीक है, वो क्या रहते हैं, एक्स ऑफिसियो मेंबर रहते हैं वहाँ पे। इसके अंदर नॉमिनेट किया जाता है कुछ लोगों को जिसके पास स्पोर्ट्स हो गया, ओके, या कोई फिजिशियन हो गया, या जिसको कल्चरल एक्सपर्टाइज है, इनको नॉमिनेट किया जाता है। अभी हम ये कुछ डाटा देख रहे हैं, ओके, स्टेट वाइज किस तरह से कितनी कितनी मेनली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल काउंसिल है और नगर पंचायत है। ये अलग अलग स्टेट है, उनके अलग अलग ये अलग अलग क्या है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल एंड नगर पंचायत है। ठीक है, तो फिर क्या होता है 1992 में, हमें पता है कि 74th, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिससे कि इस लोकल बॉडीज़ को एक नया फ्रेश एयर मिल जाती है, जिससे कि अपनी जो डेमोक्रेसी है इंडिया की वो क्या हो जाती है, मेनली ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रांग हो जाती है। तो इससे मेनली इसी को मेनली अभी हम डिस्कस करेंगे। जो जो इस एक्ट में जो इस एक्ट के तहत जो आर्टिकल ऐड किया गया है, आर्टिकल 243 ZA, जिसमें मेनली म्यूनसिपल इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में बताया गया है, इसी को अभी हम डिस्कस करेंगे मेनली। तो देखिए, सबसे पहले एनेबलिंग लेजिस्लेशन। तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसका जो इलेक्शन है मेनली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ये किया जाता है एज पर द आर्टिकल दैट इज एज पर द एक्ट दैट इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन किया जाता है। और जो म्यूनसिपालिटीज़ है इनका, या हम बोल सकते हैं नगर पंचायत है, इनका जो इलेक्शन है ये मेनली किया जाता है एज पर द म्यूनसिपल एक्ट के तहत। ओके, म्यूनसिपालिटीज़ और टाउन प्लानिंग का म्यूनसिपल एक्ट के तहत, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का थ्रू दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत मेनली इलेक्शन किया जाता है। देन इलेक्शन ऑफ द कॉरपोरेशंस, ओके, तो इसके लिए क्या क्या मेनली किया जाता है, जो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है मेनली ये क्या करता है, ये अपॉइंट करता है एक इलेक्शन कमीशन, जो कि क्या काम होता है इसका, ये प्रिपेयर करता है जो भी इलेक्टोरल रोल होता है, ओके, या इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करता है। इस तरह से मेनली जो भी इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं मेनली ये कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। तो इसका जो अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है, ये रिस्पेक्टिव स्टेट करता है अपने अपने स्टेट के अंदर। देन ड्यूरेशन कितना होता है इसका, म्यूनसिपालिटीज़ का, इसका होता है 5 ईयर्स। ठीक है, जब से ये अपनी पहली सीटिंग बैठते हैं, मतलब जब से ये पहला जो भी इनकी मीटिंग होती है उसके बाद से 5 ईयर तक इनकी मीटिंग रहती है। और मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट उसको डिजॉल्व करता है तो विद इन 6 मंथ क्या करना पड़ता है, इलेक्शन करना पड़ता है। और जो भी लेटर उसके बाद जो भी आएगी म्यूनसिपालिटीज़, ओके, तो उसका जो टेन्यूर होगा वो जितना बचा हुआ रहेगा टर्म उतना ही होगा। सिर्फ मान लीजिए 5 साल में से अगर 3 साल फर्स्ट म्यूनसिपालिटीज़ ने इसको अगर ये किया है तो जो रिमेनिंग 2 साल है उसी के इस पे रहेगा। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेनली इलेक्शन, जो म्यूनसिपल इलेक्शन होता है, ओके, एज पर द आर्टिकल 243 ZA के अंदर जो लिखे गए उसी को हम मेनली अभी डिस्कस कर रहे हैं। देन
हम बात करेंगे जो प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ मायर। ओके, जो मेयर होता है मेनली मेयर, ओके, उसका क्या, उसको इलेक्ट करने की क्या प्रोसीजर है। एक्चुअली इसकी जो प्रोसीजर है वो लिखी गई है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत। और ये क्या करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है। और इसमें देखिए किसी स्टेट में क्या होता है, जो काउंसलर, जो इलेक्टेड काउंसलर होते हैं वही अपने में से किसी को मेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कुछ स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं मेनली वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं मेयर्स को। लेकिन कुछ स्टेट में क्या होते हैं, जो काउंसलर जो मेनली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल्स, ओके, जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनके द्वारा जो इस इलेक्ट किए जाते हैं इस काउंसिल को, वो इलेक्ट करते हैं इस मेयर को। लेकिन कुछ स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। और इनके लिए जो मायर बनना चाहता है उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, ओके, जिसका फॉर्म 1 होता है मेनली, नॉमिनेशन पेपर जिसका क्या नंबर होता है, फॉर्म 1 होता है। तो उसके लिए फिर 2 मेंबर और इसको एज अ प्रोपोजर और एज अ सेकेंडर करके देना होता है। और इसका जो नॉमिनेशन है वो मेनली म्यूनिसिपल सेक्रेटरी के पास जमा करना होता है, जो भी मेयर बनना चाहता है उसको, या ऐसी कोई अथॉरिटी के पास जमा करना होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो आइडेंटिफाई करके रखा है। तो ये इस तरह से मेनली इलेक्शन, जो मेनली जो मेयर का इलेक्शन इस तरह से होता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, म्यूनिसिपल कमिश्नर भी, ओके, जो जो मेयर जो बन जाता है, मेनली जब मेयर बन जाता है तो उसको उसके पास काफ़ी पावर आ जाता है और वो गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू कर देता है। और मेनली जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है उसके साथ जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है उसको भी अपने साथ ये एग्जीक्यूट करता है। अब बात करते हैं टेन्योर की। जो मेयर बन गया है अभी, इसमें हमने सबसे पहले देखा इलेक्शन किस तरह से होता है, उसके बाद वो नॉमिनेशन किस तरह से भरता है, ओके, और किसके पास जमा करता है मेनली। उसके बाद हम देखेंगे इसका टेन्योर कितना होता है। तो देखिए कुछ मतलब स्टेट में 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, और कुछ स्टेट में जैसे कर्नाटका और दिल्ली हो गया, वहाँ पे सिर्फ 1 साल के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है, 5 साल, या ये मेनली वैरी करता है स्टेट के हिसाब से। देन अभी हम बात करेंगे जो काउंसलर होते हैं मेनली, ओके, जो मेंबर होते हैं उसको काउंसलर बोला जाता है म्यूनसिपल के अंदर। तो उसका इलेक्शन कैसे होता है, तो जो सेक्शन 4 है उसके तहत जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करता है, गैजेटेड नोटिफिकेशन इशू करता है कि हमें क्या करना है, इलेक्शन कंडक्ट करना है। और जो भी रूल या जो भी ऑर्डर होते हैं उस नोटिफिकेशन के अंदर, उसके बेस पे मेनली जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। इसी के अंदर लिखा जाता है कब इलेक्ट होगा, ओके, एंड ऑल दिस डिटेल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अंदर लिखा जाती है, और उसी के बेस पे मेनली जनरल इलेक्शन होता है। ये जो काउंसलर है इनका। देन अभी हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट होल्ड द पावर टू कैरी आउट द इलेक्शन। मेनली जो पावर होता है किसके पास होता है, इस अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो पावर होता है मेनली स्टेट को पावर दिया गया है। इलेक्शन से रिलेटेड भी पावर इन्हीं को दिया गया है। यही अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन को, ओके, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। तो इसके लिए मेनली म्यूनिसिपल एक्ट बनाया गया है अलग अलग स्टेट द्वारा, जो कि क्या करता है, एक ऑर्डर इशू करता है कि हमें जनरल इलेक्शन कंडक्ट करना है। और उसके बाद जो लोकल बॉडीज होती है, ओके, जैसे म्यूनसिपालिटीज़ हो गए या जैसे ग्रुप ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ हो गए, इसके अंदर मेनली इस म्यूनसिपल एक्ट के तहत क्या होता है, इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए सेपरेट एक इलेक्शन कमीशन क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और फिर ये जो इलेक्शन कमीशन है ये जनरल इलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जैसे कितनी वैकेंसी है, कितने डेथ हुए, कितनी रेजिग्नेशन हुए, कितने रिम्यूअल हुए, ओके, ये सभी चीज़ों के बारे में पता करता है। और इसमें यह भी जानने की ज़रूरत है कि जो वीमेन है या शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस है, ओके, उनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करने का और कितना रिजर्वेशन देना है, ये इसका भी काम कौन करता है, मेनली स्टेट गवर्नमेंट करता है, ओके। और एज पर द जो भी नोटिफिकेशन में रहेगा उसके बेस पे इलेक्शन कमीशन फिर ये सब चीज़ें करता है। देन जो टोटल जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसमें रिजर्व कैटेगरी के भी लोग होते हैं, जो कि मेनली SC ST OBC या वीमेन, ठीक है, एज पर जो भी म्यूनसिपल एक्ट होता है उसके प्रोविज़न में जितने भी वैकेंसी डाली गई है, या जिसको जिसको जितना जितना परसेंटेज रिजर्वेशन सीट प्रोवाइड किया गया है, उतने यहाँ पे इलेक्शन के दौरान उनको पार्टिसिपेशन मिलता है, ठीक है। देन बात करेंगे हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किस चीज़ के होते हैं, ये एक्चुअली प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो म्यूनसिपल कमिटीज़ बनती है, मेनली मेंबर्स की जो काउंसलर होते हैं उनके अलग अलग कमिटीज़ बनती है। उसमें मेनली जो कमिटी होती है म्यूनसिपल कमिटी, उसके जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उसके लिए जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मेनली जो म्यूनसिपल कमिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं, ओके, इस कमिटी के जो मेंबर होते हैं वही एक्चुअली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और जो एक्स ऑफिसियो होते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ ये जो
मेंबर ऑफ क्या बोलते हैं पार्लियामेंट हो गया या लेजिस्लेटिव के मेंबर हो गए, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के जो मेंबर हो गए, वो इस प्रेसिडेंट बनने के लिए इलिजिबल नहीं रहते। ओके। और ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनने के लिए इलिजिबल नहीं रहते। कौन? जो ये एक्स ऑफिशियो जो मेंबर होते हैं, मेनली कौन होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो मेंबर ऑफ असेंबली या काउंसिल है, ओके, स्टेट की, उसके जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। जो भी म्यूनसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नहीं बन सकते। अब बात करेंगे हम वार्ड एंड मेंबरशिप के बारे में। देखिए, एक जो इलेक्टोरल वार्ड, एक्चुअली जब इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है तो उस समय इलेक्टोरल वार्ड को भी डिसाइड किया जाता है। ओके। और एक इलेक्टोरल वार्ड से एक मेंबर मेनली इलेक्ट होता है। ठीक है। और इस तरह से मान लीजिए अगर 50 50 सीट है, ओके, 50 इलेक्टोरल हमें जो हमें इलेक्ट करना है मेनली, तो उसके लिए क्या करेंगे, 50 वार्ड, मेनली इलेक्टोरल वार्ड क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। और 50 वार्ड 50 मेंबर्स के लिए होगा मेनली। इस तरह से एज पर द पॉपुलेशन जो भी स्टेट की गाइडलाइन रहेगी उसके बेस पे मेनली इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा और इलेक्टोरल जो भी वार्ड होते हैं वो भी डिसाइड किया जाएगा। इसमें इसमें जो भी 21 साल या जो वोट दे सकता है, मतलब मिनिमम 18 ईयर एज एंड 21 साल, ओके, ये होना चाहिए। उसके बाद वो क्या कर सकता है, कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन, ओके, इस इलेक्टोरल वार्ड के अंदर में। अभी कौन कौन इसके लिए इलिजिबल नहीं रहता है? एक तो एलिजिबिलिटी क्या है, कम से कम 21 साल होनी चाहिए और क्वालिफाई होना चाहिए वोटिंग के लिए इन द म्यूनसिपालिटीज के अंदर। तो तब वो क्या कर सकता है, इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है, मतलब मेंबर बन सकता है। अभी कौन कौन नहीं बन सकता है? सबसे पहली चीज़ तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। देन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हो सकता है या स्टेट के अंदर हो सकता है, जिनको मैंने रिन्यूमरेशन मिलते हैं, वो भी नहीं करना, क्योंकि ओके, वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद जो स्टेट स्टेट ऑन द नेशनल लेजिस्लेशन, मतलब ये कि इज नॉट क्वालिफाइड टू वोट टू द स्टेट ऑन द नेशनल लेजिस्लेशन। जो नेशनल लेजिस्लेशन जो होता है उसमें स्टेट के जो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है वो भी नहीं कर सकते इस म्यूनसिपालिटीज़ के अंदर। ओके। देन जो पर्सन अनसाउंड होता है माइंड से, मतलब दिमागी तौर पे अच्छा नहीं होता है, वो भी डिक्लेयर किया जा सकता है कि वो भी क्वालिफाई नहीं है किसके लिए, म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन के लिए। देन जो इंसॉल्वेंट है, या हम बोल सकते हैं जिसके ऊपर ऑफेंस है, सेंटेंसेस है, मतलब कुछ ना कुछ कन्विक्ट किया है उन्होंने, कुछ सजा काट रहे इस टाइप से। देन जो मेंबर होते हैं सम ऑफ द अदर म्यूनसिपालिटीज़, ओके, ये सभी लोग मेनली इलिजिबल नहीं होते फॉर द इलेक्शन टू द इलेक्शन, मतलब जो कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए इन द म्यूनसिपालिटीज एरिया के अंदर, ये क्या है, क्वालिफाई नहीं होते। देन देन हम क्या किए मेनली इस वीडियो के अंदर, क्या क्या पढ़े, अभी इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इसमें हमने इसमें मेनली बात की म्यूनसिपल इलेक्शन के बारे में, ओके, मेनली इसके प्रोसेस के बारे में। तो जो इसमें सबसे पहले हमने ये जाना कि कितने मेनली अर्बन लोकल बॉडीज़ है अपने देश के अंदर। उसके बाद हमने ये बात किया कि जो अलग अलग सेक्शन के जो वीकर सेक्शन है उनको भी यहाँ पे क्या दिया जाएगा, पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। और इसमें इसके अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है इसके अंदर एक्स ऑफिशियो जो भी मेंबर होते वो भी इसके मेंबर बनते हैं। और उसमें इसके अंदर नॉमिनेट भी किए जाते हैं जैसे कोई स्पेशल नॉलेज है, और ये डाटा है एज पर द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, म्यूनसिपल काउंसिल का, देन नगर पंचायत का। उसके बाद हमने बात किया कि जैसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है उसके बाद एज पर द आर्टिकल 243 जेड ये क्या होता है, मेनली म्यूनसिपल का इलेक्शन होता है। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि कौन कौन, मतलब किस किस बेस पे, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन म्यूनसिपल काउंसिल एक्ट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के बेस पे होता है। फिर म्यूनसिपालिटीज़ का जो है, ओके, और टाउन पंचायत का जो इलेक्शन है मेनली म्यूनसिपल एक्ट के तहत होता है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट पे और ये म्यूनसिपल एक्ट पे। देन इलेक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशंस की बात किया मैंने, जिसमें ड्यूरेशन बताया मैंने। ओके। देन ड्यूरेशन 5 साल होता है। ओके। देन हम बात की प्रोसेस, जो मेयर होता है मेनली कॉरपोरेशन का, ओके, हेड जो होता है इलेक्टेड हेड, उसका प्रोसेस क्या है इलेक्शन का, उसकी बात किया हमने, वो स्टेट वाइज डिफरेंट करता है। देन टेन्योर कितना होता है उसका, ये भी स्टेट वाइज डिफरेंट करता है, 5 साल होता है, किसी में 1 साल होता है। देन जनरल इलेक्शन की बात की हमने। देन जो स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या पावर होता है फॉर द इलेक्शन, इसकी बात की हमने। उसके बाद
हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ओके, जो म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। देन वार्ड कमेटी की बात किया हमने, और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ओके, कौन कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन, इसकी बात किया हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रोल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।